अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नजम सेठी शो। मैं हूं फरवा वहीद और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। वालेकुम। कल उन्होंने इंटरव्यू दिया है कामरान खान साहब को। आज उन्होंने चंद सहाफ़ियों को बनी गाला बुलाया उसकी एक्सप्लेनेशन देने के लिए, और उन्होंने कहा कि मैंने तो उस इंटरव्यू में कहीं पर भी एक स्पेसिफिक शख्स की एक्सटेंशन की बात नहीं की। तो उसकी तो इंटरप्रिटेशन जो कल तक आज तक निकल रही थी वो तो ये निकल रही थी कि एक्सटेंशन मिलने वाली है, लेकिन खान साहब तो उससे पीछे हट गए हैं उस बात से। तो मुझे बल्कि आपसे ही पूछना है, क्योंकि मुझे बड़ी कन्फ्यूजन हो रही है कि अगर वो डेफर नहीं करना, वो मौखर नहीं करना, तो फिर क्या कोई इतना बड़ा इदारा बगैर किसी सरबराह के चल सकता है, या कोई दूसरी इंटरप्रिटेशन है आपकी सेठी साहब? आप नहीं, बता मैंने दें। सुना कि फवाद चौधरी ने भी कोई बात की है। वो क्या फवाद कहता चौधरी है? साहब तो बड़े खुश हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि खान साहब ने तो हल बता दिया है, जो अदम इस्तेहकाम है तो ना। यही तो फवाद क्या कह रहा है एग्जैक्टली मुझे बताएं। मैं सर आपको बताती हूँ कि फवाद चौधरी साहब ने आज क्या कहा है। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि इमरान खान ने कल मुल्क के सियासी मुस्तकबिल और जमहूरियत की बहाली की एक अमली फार्मूला जो है वो पेश कर दिया है। किसको? इस फार्मूले किसको पेश किया है? अच्छा चलिए, तो ज़रा उन्होंने ऑप्शन, जिन्होंने चलो, ऑप्शन अच्छा, उनको आइए नहीं हमको आइए पेश किया। आइए। उन्होंने कहा कि इस फार्मूले पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मुल्क की इक्तसादी हालत मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम का बोझ नहीं उठा सकेगी। इंतखाबात कराने के लिए इस्टेब्लिशमेंट का मौजूदा स्टेटस को बरकरार रखा जा सकता है। ये इस्टेब्लिशमेंट का मौजूदा स्टेटस को बरकरार रखा जा तो सकता इस्टेब्लिशमेंट का मौजूदा स्टेटस को क्या है कि इस वक्त आर्मी चीफ जनरल बाजवा, तो उन्होंने इशारा किया। अब इससे ज़्यादा और क्लियर क्या बात हो सकती है कि जनरल बाजवा इज़ आर्मी चीफ और इसको स्टेटस को इसको चेंज ना किया जाए एक तरफ। उसके बाद खान साहब ने ये पहले कहा कि वो चाहेंगे कि आर्मी चीफ जो है वो अगली इलेक्शन तक तो उसको तब्दील ना किया जाए, कोई नया बंदा ना अपॉइंट किया जाए, और जब अगली हुकूमत आएगी इलेक्शन के बाद वो फिर नया आर्मी चीफ अपॉइंट करे। तो उस सूरत में अगर आप फवाद चौधरी साहब का और इमरान खान साहब का बयान को इकट्ठा कर लें तो इस वक्त एक ही आर्मी चीफ है, दो आर्मी चीफ तो है नहीं। तो इसलिए अगर वो आर्मी चीफ ने रहना है वो तो नवंबर के बाद रह नहीं सकते, उस वक्त तक रह सकते हैं अगर उनको एक्सटेंशन मिल जाए या उनका टेन्योर को एक्सटेंड कर दिया जाए, और वो उस वक्त तक एक्सटेंड किया जाए जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते और नई हुकूमत नहीं आ जाती। इसका ये मतलब है कि अब कानून को देखा जाए। एक तरफ खान साहब कह रहे हैं कि मैंने तो जनरल बाजवा की एक्सटेंशन की बात नहीं की, ये कह रहे हैं ना। बिल्कुल। दूसरी तरफ एक्चुअली वो ये कह रहे हैं कि एक्सटेंड कर दिया जाए उस वक्त तक जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते और नई गवर्नमेंट नहीं आ जाती। और फवाद चौधरी साहब यही कह रहे हैं कि इस वक्त जो स्टेटस को एस्टेब्लिशमेंट का उसको बरकरार रखा जाए। तो अब दो बातें आ गई यहाँ। एक, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन नहीं देनी। दूसरा ये कि हम ये नहीं कह रहे कि एक्सटेंशन दें, मगर हम ये ज़रूर कह रहे हैं कि उस वक्त तक के लिए आप एक्सटेंड कर दें इनका टेन्योर जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते। अब मैं आपको बताता हूँ कानून क्या कहता है और ये क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। इसलिए पहली बात तो ये कानून ये कहता है, जो नया कानून बना है 2019 में, उसका जो सेक्शन 8B है जी, जिसका ताल्लुक है अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसके बारे में 8B वो कहता है कि प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर मे अपॉइंट द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फॉर एडिशनल टेन्योर ऑफ 3 ईयर्स। कि बाजवा साहब के 3 साल पूरे हो गए जो उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी। अब री अपॉइंटमेंट जब होनी है तो वो 3 साल के लिए होगी। हमेशा री अपॉइंटमेंट 1 साल 2 साल नहीं, पूरे 3 साल होती है। 3 साल के लिए। और फिर लिखा है उसके बाद कॉमा, और एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ द आर्मी चीफ अप टू 3 ईयर्स। इसका मतलब और एक्सटेंड द टेन्योर। तो वो ये है कि अब री अपॉइंटमेंट तो हो गई, 3 साल पूरे होने जा रहे हैं नवंबर में। अब नवंबर के बाद भी आप उनको एक्सटेंड कर सकते हैं 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, अप टू 3 ईयर्स। मगर कंडीशन ये है कि एक और क्लॉज है जो ये कहता है कि आप, वो है क्लॉज 8C, कि 64 ईयर्स की उम्र तक आप बढ़ा सकते हैं। तो अब बाजवा साहब तो आराम से, अगर उनको चाहे गवर्नमेंट 61-62 उम्र है तो अगर उनकी 61-62 है तो वो 64 तक जा सकते हैं। तो और उससे कम पे भी, क्योंकि एक अपॉइंटमेंट एक री अपॉइंटमेंट 6 साल तो हो गए। अब आगे वो ज़रूरी नहीं है कि 3 साल के लिए एक्सटेंड हो सकते हैं, मगर 2 दिन के लिए भी हो सकते हैं। अगर री अपॉइंटमेंट होती तो वो पूरे 3 साल के लिए होती है, ना कम होती है ना ज़्यादा होती है। इसलिए
ये बात जो है कि उसको एक्सटेंड किया जा रहा है, बट ओनली अप टू द पॉइंट व्हेन इमरान खान कहता है कि पूरे 3 साल नहीं या पूरे 64 ईयर्स ऑफ उम्र तक नहीं, सिर्फ अगले 3-4-5 महीने के लिए। और साथ वो ये कह रहे हैं कि फ़ौरन इलेक्शन कॉल करें। तो अब बात क्या आई, इसका मतलब क्या है? एक तो ये कि वो अपने सपोर्टर्स को ये कह रहे हैं, क्योंकि उनके सपोर्टर्स ने तो जनरल बाजवा को टारगेट किया है, ट्रेंड्स निकाले हैं, जो कुछ कर सकते थे उन्होंने किया है। अब अगर खान साहब ऐसे लगे कि जनरल बाजवा को जप्पी डाल रहे हैं, तो उनके सारे सपोर्टर्स तो पागल हो जाएंगे। एक ही है, हमें तो कहा गया था ये करो, हमने तो वो किया, और यहाँ तो बहुत सी बातें हो गई, और अब हमें ये कहा जा रहा है कि खान साहब जो है जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे रहे हैं। तो इसलिए खान साहब ये कह रहे हैं मैंने नहीं कहा कि मैं एक्सटेंशन दे रहा हूँ, मगर अब मजबूरी ये है कि ये लोग जो है ये गड़बड़ ना कर दें। इसलिए मैं चाहता हूँ कि स्टेटस कोई रहे, जब इलेक्शन हो जाए तो फिर उसके बाद जो नया प्राइम मिनिस्टर आएगा वो अपॉइंट करे। अब साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं फ़ौरन इलेक्शन कराओ, ताकि मैं आ जाऊं। ये नहीं कि आप इलेक्शन अभी ना कराएं और ये बैठे रहें। वो कह रहे हैं मार्च तक इलेक्शन और का फिर हामी नहीं हो। हाँ, तो अब उसके बाद वो ये कह रहे हैं फ़ौरन इलेक्शन कराएं। उनका ये ख्याल है कि वो इतने पॉपुलर हैं कि अब वो ही आएंगे और कोई नहीं आएगा। और जब उस वक्त तक जनरल बाजवा बैठे होंगे, जब वो बन जाएंगे प्राइम मिनिस्टर, तो ये जो एक्सटेंड किया टेन्योर, इसकी लिमिटेड वायबिलिटी वैलिडिटी है। फिर मैं आके नया आर्मी चीफ बनाऊंगा 3 साल के लिए। तो इनको उतनी ही एक्सटेंशन दें। फॉर एग्जांपल, अगर फौरी तौर पे इस महीने या अगले महीने गवर्नमेंट चली जाती है, फेडरल गवर्नमेंट और बाकी गवर्नमेंट्स भी जो भी है, और उसके बाद इलेक्शन कॉल हो जाती है, तो इलेक्शन फिर इसका ये मतलब है कि जनवरी में होगी ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बिल्कुल, जनवरी में इलेक्शन होगी। अगर अक्टूबर के 15 तारीख को गवर्नमेंट चली जाती है, तो फिर उसके बाद 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 15 जनवरी, तीन माह के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं। और अगर वो 20 को होती है तो 20 जनवरी, अगर एंड ऑफ अक्टूबर होती है तो एंड ऑफ जनवरी, और अगर नवंबर के पहले हफ्ते में ये जाते हैं और केयर टेकर्स आ जाते हैं तो फिर जाहिर है फरवरी में चली जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि मैं मार्च तक नहीं इंतज़ार करूंगा इलेक्शन की। बिल्कुल। तो इससे फिर ये समझ आई कि अगर तो ये मार्च तक इन्होंने जो कह दिया कट ऑफ डेट कि मार्च तक मैं नहीं इंतज़ार करूंगा, तो वो ये अब ये जिसके साथ आप लिंक करें कि वो कह रहे हैं कि मैं सितंबर में कॉल दूंगा, इसी महीने मैं अपनी आवाम को कॉल दूंगा कि चढ़ाई कर दो ताकि हम इलेक्शन इनसे करवाऊँ मैं। इसका ये मतलब है, इनका इरादा ये है कि अक्टूबर में इस गवर्नमेंट की छुट्टी हो। अगर नहीं होती तो मैं करवा दूंगा, मैं आ जाऊंगा फिर बंदे लेके, लॉन्ग मार्च कर दूंगा, मैं डिस्टेबलाइज कर दूंगा, और ये फिर गवर्नमेंट नहीं बचेगी। तो फिर इससे इलेक्शन जनवरी में हो जाएगी। और उस वक्त तक स्टेटस को रहे, जनरल बाजवा ही रहे, नवंबर में केयर टेकर्स ना आके करें। वो केयर टेकर्स को भी नहीं ट्रस्ट करता। वजह इसलिए कि जो केयर टेकर्स हैं, अगर इन हालात में, जबकि इमरान खान पार्लियामेंट में नहीं बैठा और इस हुकूमत पीडीएम ने अपनी ही एक ऑपोजिशन बनाई हुई है वो डिसिडेंट्स की, तो फिर केयर टेकर्स भी जो आएंगे वो उसमें पीडीएम का हाथ होगा, और जो ऑपोजिशन है पार्लियामेंट के अंदर वो तो खुद ही है। तो फिर वो कहता है कि अगर केयर टेकर आएंगे वो तो पीडीएम के केयर टेकर होंगे। तो मैं तो वो तस्लीम मेरे लिए कि वो केयर टेकर जो मैं कह रहा था कि केयर टेकर से करवाया जाएगा, तो वो कहता है वो भी नहीं एक्सेप्टेबल, बिकॉज ये केयर टेकर्स जो आएंगे ये तो पीडीएम के केयर टेकर्स होंगे, मेरा तो हाथ ही नहीं होगा। बिकॉज केयर टेकर्स बनते हैं गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन टुगेदर, फैसला करते हैं प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, कौन नहीं होगा, कैबिनेट में कौन जाएगा, क्या होगा। तो वो कहता है कि वो भी ठीक नहीं है, बिकॉज ये लोग करेंगे। तो इसका ये मतलब है कि वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन अगले महीने कॉल करो और जनवरी के में इलेक्शन करवाओ, लेटेस्ट फरवरी में। मैं मार्च तक नहीं इंतज़ार करूँगा, और साथ धमकी दे रहे हैं अगर आप नहीं करेंगे तो ये। तो बेसिकली ही सेइंग स्टेटस को ऑन द जनरल बाजवा वो रहे, केयर टेकर्स के ज़रिए ना करवाएं, कोई केयर टेकर्स तो इन्हीं के होंगे, इसलिए वो नहीं मैं मानता। और आप जब मैं आऊँगा जीत के तो मैं लगाऊँगा, ये इनकी पोजीशन है। अब उधर क्या पोजीशन है वो और बात है, वो भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें गवर्नमेंट है, जिसमें बाकी लोग हैं, क्या वो इस पर रजामंद हो चुके हैं खान साहब की, ये जो खान साहब ने थ्योरी पेश की है, इस थ्योरी पर? नहीं, देखिए मैंने क्या कहा था, जो मैंने कहा था वो अभी भी बरकरार है। खान साहब ने जो बात की है दैट इज़ नॉट, जो मैंने बात की उसका बरक्स नहीं बात की। तो एक तो वो ये कहते हैं कि अगर ये केयर टेकर्स लगाएंगे
और वो केयर टेकर आर्मी चीफ को लगाएंगे अपॉइंटमेंट नवंबर में, मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। इसलिए मुझे वो एक्सेप्टेबल है कि अब जो मर्जी हो वो केयर टेकर्स न लगाएं, क्योंकि केयर टेकर्स इनके होंगे। मगर साथ साथ एक और चीज़ भी देखी जा रही है कि खान साहब जैसे कहते हैं ना, एग्जिट स्ट्रेटजी भी एक बनाई हुई है कि अगर ये नहीं मानते ये बात मेरी तो फिर मैं क्या करूं। फिर यही है कि इनको इजाज़त ना दी जाए कि केयर टेकर्स ये लगाएं, उसके लिए मेरा वापस पार्लियामेंट जाना ज़रूरी है। जब मैं वापस पार्लियामेंट जाऊंगा तो फिर ऑपोजिशन मेरे पास होगी, आई विल बी द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। अगर आई एम द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तो फिर मेरे साथ शहबाज शरीफ को मिल के केयर टेकर लगाने पड़ेंगे, तो मैं देख लवांगा किस तरह तुम अपने केयर टेकर लगवाते हो, तो फिर इस गेम चेंज हो जाएगी। तो मेरा ये हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि खान साहब की आइडियल सिचुएशन तो यही है कि इलेक्शन फ़ौरन हो जाए और ये जीत के आ जाए और उस वक्त तक कोई नया आर्मी चीफ ना लगे। मगर अगर केयर टेकर्स ने लगाना है आर्मी चीफ तो फिर वो केयर टेकर्स में मेरा भी हिस्सा होना चाहिए। मेरी फॉल बैक पोजीशन ये है कि मैं फिर आपके साथ मिल के केयर टेकर्स लगाऊंगा, और मेरा ये मौक़िफ़ रहा है कि ऐसे ही होगा। ये जो फॉल बैक पोजीशन है ये एक्चुअल पोजीशन यहीं आएगी और फिर ये मिल के लगाएंगे आर्मी चीफ और उस मिल के लगाएंगे केयर टेकर्स, और ये इत्तेफाक से केयर टेकर्स भी और आर्मी चीफ की भी जो अपॉइंटमेंट है या एक्सटेंशन है जो भी है वो उसमें खान साहब, शहबाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, मौलाना साहब और आर्मी की हाई कमांड स्पेशली जनरल बाजवा, ये सब मिलकर ये फैसला करेंगे कि इस क्राइसिस से कैसे निकलना है। क्राइसिस से निकलने के दो ही कंडीशंस हैं, एक ये कि एक नए इलेक्शंस हों, दूसरा ये कि एक आर्मी चीफ आए। तो इसलिए इसके ऊपर इत्तेफाक हो जाए कि अब कौन अगला आर्मी चीफ बनेगा, और वो उसी सूरत पे होगा कि जब आप पार्लियामेंट में बैठे होंगे तो ये होगी बात। तो मेरा ये मौक़िफ़ है, और आप देखिएगा अब रास्ते खुलेंगे इनके वापस पीटीआई के पार्लियामेंट जाने के। और आपने देखा फवाद चौधरी का बयान क्या था, वो कहता है कि अब इंस्टेबिलिटी नहीं हमने क्रिएट करनी बाय कॉन्फ्रंटेशन। क्या लफ्ज़ थे उनके, यही था ना। बिल्कुल, वो कह रहे थे कि इक़्तिसादी हालत मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम, उन्होंने ये कहा है कि बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अभी तो सिचुएशन इस्तेहकाम की चल रही है ना सियासी, तो इस ये अब ज़्यादा देर नहीं चल सकती। अब खान साहब भी इशारा कर रहे हैं कि मैं तैयार हूँ, अगर मेरी बात आप माने इलेक्शन के ऊपर तो मैं तैयार हूँ कि मैं वापस पार्लियामेंट आऊँगा, और ये हम वहाँ बैठ के मशावरत करके इस्टेब्लिशमेंट बिहाइंड द सीन्स, और ऊपर से हम दोनों गवर्नमेंट एंड अपोजिशन बैठ के। और आरिफ अलवी साहब ने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि वो पुरुमीद हैं कि ये रास्ते खुलने वाले हैं, ये खुल रहे हैं, या बातचीत हो रही है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है, ये खान साहब जो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, जो बयानियाँ दे रहे हैं, ये खान साहब बिल्कुल सोच समझ के उस अंडरस्टैंडिंग के तहत ये कर रहे हैं। अब तकलीफ़ खान साहब को नहीं हो रही, उनके लिए तो रास्ते खुल रहे हैं। यहाँ एनालिस्ट कह रहे थे कि उनके लिए रास्ते बंद हो रहे हैं, रास्ते उनके लिए खुल रहे हैं, क्योंकि और मजबूरी है कि खोलने के बगैर काम नहीं चलेगा। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि पीडीएम के लिए रास्ते बंद हो रहे हैं। मगर पीडीएम जो है वो इस वक्त परेशान है कि अगर खान साहब के लिए रास्ते खुल रहे हैं तो साढ़ा की होएगा। तो उन्होंने फिर आगे से ये कहा कि जी हम तो अर्ली इलेक्शन नहीं चाहते, हम तो अगस्त में जाएंगे इलेक्शन के लिए। ख्वाजा आसिफ भी यही बात कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ भी यही बात कह रहे हैं जी ये खान साहब अपनी तरफ से ये प्रेशर डाल रहे हैं। मगर मैं ये समझता हूँ कि ये एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से भी इस हुकूमत के ऊपर प्रेशर है और आएगा कि अब आप भी इलेक्शन की तरफ जाएं, हमने ये मसला हल करना है। मगर हमने ऐसे नहीं हल करना कि थोड़ी छुट्टी हो जाए, क्योंकि अगर आपको इसे ऐसे ही निकाल दिया है या आप चले गए तो आप तो उड़ जाएंगे, खान साहब तो 2/3 लेके आ जाएंगे। इसलिए इलेक्शन को भी डिले करना है, थोड़ा सा इनको भी मौका देना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड की जाए, जिसका मैं हमेशा जिक्र करता हूँ। और वो स्वाय पार्लियामेंट के और ये बात हो नहीं सकती कहीं। तो दैट इज़ व्हाट आई बीन सेइंग। और गेम उसी तरफ मूव कर रही है, और अब खान साहब भी गेम के अंदर आ गए हैं। मगर उनका प्रॉब्लम ये है, वो इतने आगे गए हुए थे इस गेम के ख़िलाफ़ कि अब वापस आना भी उनके लिए एक तरीके के साथ वापस आना पड़ेगा। कोई ऑनरेबल तरीका ढूंढा जाए जिसके साथ ऐसे लगे कि इन्होंने यू टर्न नहीं लिया मगर ये आगे बढ़ रहे हैं। तो दैट इज़ व्हाट खान साहब इज़ ट्राइंग टू डू राइट नाउ। एक तरफ एक इंटरव्यू दे रहे हैं कामरान खान को, फिर स्पेशल जर्नलिस्ट को बुला के ग्रुप को जो कि सिंपैथेटिक हैं उनको समझाया कि इस तरीके से इसको बिल किया जाए। ये मैं नहीं यू टर्न ले रहा। अगर यू टर्न लेते हैं तो इनके साथी जो लोगों ने सारा कुछ ये किया वो तो पागल हो जाएंगे। ये होया कि ये सानू क्या कि पै जाओ तो आप पे दौड़ गए ने, आप पे जाके मुकमुका कर लिया ने। तो वो कहते हैं मैं मुकमुका नहीं कर रहा, मैं तो प्रोटेक्ट कर रहा हूँ अपने आप को।
एक स्टेटस को मेंटेन कर रहा हूँ, बिकॉज ये सारे मिलके स्टेटस को हमारे खिलाफ चेंज करने जा रहे हैं, तो वो नहीं जा सकता। सो दिस इज व्हाट इज ट्राइंग टू स्पिन। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि नून लीग ने जिस कंडीशंस में गवर्नमेंट ली थी, सबको मालूम था बड़ी क्रिटिकल है। नून लीग ने मेहनत भी की है, आईएमएफ का प्रोग्राम बहाल करना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। लेकिन अब जब एक जानिब नून लीग के अंदर से ये वाज़ेह आ रही थी कि इलेक्शन में चले जाओ, तब वो जा नहीं रहे थे। अब जब इलेक्शन में जाने की बात होगी तो क्या जो एक ग्रुप है उसका मौक़िफ़ नहीं सुना जाएगा? उनकी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं उसको क्या मद्देनज़र रखा जा रहा है इस पूरे प्लान में? यही तो मैंने कहा कि इस वक्त मुस्लिम लीग के जो लोग हैं जो बैठे हुए गवर्नमेंट में, वो कह रहे हैं कि हम कैसे उठ के चले जाएं, तो हमें कोई एश्योरेंस मिले, हमें कोई टाइम मिले ताकि हम कोई अपनी पॉपुलैरिटी रिस्टोर करें। तो क्या केयरटेकर गवर्नमेंट थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर सकती है? नहीं, ये अब वो और बात है। मगर खान साहब ने ये आपका सवाल का जवाब खान साहब ने दे दिया है कि ओए जनवरी तो के नहीं जाना, मार्च तक नहीं जाना, और उधर वो कहेंगे कि इसको अगस्त तक लेके चले, अगली हुकूमत अगस्त में आए। ये कह रहा है कि जनवरी में अगली हुकूमत आ जाए, फरवरी से आगे नहीं जाना। तो ये इस वक्त कशमकश चल रही है और दोनों साइड्स अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, और इवेंचुअली ये कैसे होगा, क्या होगा, वो फिर इस्टेब्लिशमेंट जो है वही फैसला करेगी कि इसको कहाँ तक लेके जाना और कैसे लेके जाना है। उधर से उनको भी साथ लेना है, इनको भी रिजेक्ट नहीं करना। तो दिस इज़ वेयर इट इज़ राइट नाउ। और मैं ये समझता हूँ कि ये आरिफ अलवी साहब ने जो बात कही है कि वो पुरुमीद हैं, मैं भी पुरुमीद हूँ कि कुछ ना कुछ निकल आएगा, कोई बीच में से और रास्ते निकलने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त खान साहब भी तैयार हो गए हैं रास्ता ढूंढने के लिए, मगर कंडीशंस बड़ी टफ़ हैं। इस्टेब्लिशमेंट भी तैयार है रास्ता ढूंढने के लिए, मगर जो नून लीग वाले हैं वो अब कह रहे हैं कि ये जो ऐसे लग रहा है कि ये खान साहब के लिए रास्ते बनाए जा रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा इसमें से, हम उड़ तो नहीं जाएंगे। तो वो अब थोड़ा सा अटके हुए हैं, वो अड़ जाएंगे। अब वो भी अपनी टर्म्स बनवाएंगे। तो अब किस स्टेज पे जाके सेटलमेंट होती है और कैसे होती है, वी हैव टू वेट एंड सी। और ये मैं समझता हूँ कि खान साहब ने आखिरी गेंद जो खेला है, अब उसका मैं इशारा दे दूँ, फिर मुझे पता है कि अब 20 मिनट हो गए हैं और आप जल्दी से ख़त्म करना चाह रही हैं। तो अगर आप चाहें तो अगले सेक्शन में आपको बता दूं कि खान साहब ने जो ऐसा यॉर्कर मारा है कि वो कैसे खेला जाएगा अगले सेक्शन में। बिल्कुल वो यॉर्कर का भी पूछेंगे, लेकिन अभी तक सेठ साहब मुझे तो ये लग रहा है कि खान साहब बहुत ऊपर से आ रहे हैं, बाजी उनकी बहुत हैवी है क्योंकि उनकी ज़्यादा सुनी जा रही है। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद क्या लाडला वाकई दोबारा लाडला होगा या नहीं? वेलकम बैक। सिटी साहब, आप यॉर्कर की बात कर रहे थे, यॉर्कर का क्या बता रहे थे आप? मैं वहीं से पहले कंटिन्यू करना चाहूँगी। जी, मैं कहना चाह रहा था कि एक और पत्ता है खान साहब के पास, और वो क्या है? उन्होंने भी धमकी दी है कि अवाम तैयार हो जाए, मैं लॉन्ग मार्च करने वाला हूँ, मैं सितंबर इसी महीने में आपको कॉल डेट दूंगा और कॉल करूँगा और आप तैयार हो जाएं टू मार्च ऑन इस्लामाबाद। ये धमकी, इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि ये धमकी है गवर्नमेंट को, अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं निकाल दूंगा आपको, तो उसकी तैयारी पढ़ लो, आप ही चले जाओ तो बेहतर है। दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने ऑलरेडी ये कह दिया है कि मैं डेट दूंगा लॉन्ग मार्च की, डेट देंगे ना। अब ये डेट वाली बात ये पहली दफ़ा नहीं दी उन्होंने, पहले भी कह चुके। उन्होंने एक दफ़ा पहले कहा था मई में कि मैं डेट दूंगा और डेट के बाद हम जाएंगे, और उन्होंने 25 तारीख की डेट दे दी थी, 25 मई की, ठीक। और मैं कब से कह रहा हूँ कि उससे पहले एक फ़ैसला हुआ था पीडीएम के अंदर या नून लीग के अंदर कि नून लीग छोड़ देगी प्राइम मिनिस्टरशिप और ये आईएमएफ के सख्त इक़दाम नहीं करेगी। अगर जरदारी साहब ने करना है तो कर लें, अगर मौलाना ने करना है तो कर लें, हम अलहदा हो जाएंगे। और शहबाज शरीफ साहब ने तैयारी की हुई थी स्पीच करने की, मगर जब ये ऐलान आ गया खान साहब का कि हम आ रहे हैं, आप निकलो, तो क्योंकि ये उनकी स्पीच से पहले आ गया था, तो फिर ये सोचा गया कि अब अगर हम चले जाते हैं तो ऐसे लगेगा हम भाग गए, डर गए, और खान दंदनाएगा मैं कड़ता, मेरी एक आवाज़ ही काफ़ी सी, मैंने छुट्टी करा, दौड़ गए। तो अब खान साहब ने वही स्ट्रैटेजी फिर इख्तियार कर ली है कि खान साहब को नज़र आ रहा है कि रास्ते ये कहाँ जा रही बात। खान साहब ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं कि जब ये गवर्नमेंट जाएगी तो उससे पहले इनका ख्याल है, इनको पता चल जाएगा किस दिन ये डिसोल्यूशन होने जा रही है, या तो उस वक़्त से 2 दिन 3 दिन पहले ये ऐलान कर देंगे कि मैं आ रहा हूँ, ताकि जब ये जाएं तो मैं ये कह सकूँ
कि मैं कढ़िया। इसलिए उन्होंने ये फिर धमकी दे दी है, एक पहलू। दूसरा ये कि क्योंकि वो समझते हैं कि अब इनको जाना है या निकालना है, फिर उसी सूरत में जनवरी में इलेक्शन होंगे। तो वो तो ये भी कह रहे हैं कि मैं मियाँ साहब का इस्तकबाल खुद करूँगा, मैं खुद जाऊँगा। तो वो तो तैयारी में है ना, उनको पता चल गया है या उनसे कोई बात हुई है या इशारे पे वो चल रहे हैं। ये बात आपने कल भी प्रोग्राम में जी बिल्कुल, कि वो अब अक्टूबर में तैयारी कर रहे हैं कि ये गवर्नमेंट जा रही है। अब वो नवाज शरीफ साहब को खैर मकतब भी करने के लिए तैयार हैं, आओ जी आ जाओ मैदान, यही कह रहे हैं ना, पहले भी कहा था अब फिर कहा है। और हम भी कह रहे हैं कि मियाँ साहब सूटकेस पेन तैयार करके बैठे हुए आने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ ये सारे इशारे जो आपको हो रहे हैं नून लीग से या पीटीआई से या खान साहब से, ये सारे इशारे यही पॉइंट कर रहे हैं कि कोशिश की जा रही है। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट की कोशिश है कि इसको इस तरफ ले जाया जाए। कुछ हद तक उन्होंने खान साहब को मना लिया है, कुछ हद तक उन्होंने नून लीग को भी मना लिया है, जिसके अंदर नवाज शरीफ साहब की वापसी, ये वो सब कुछ। मगर कुछ हद तक अभी भी कुछ इश्यूज रहते हैं, ठीक, कुछ तो है जिसकी वजह से खान साहब भी अभी धमकियां दे रहे हैं और ख्वाजा आसिफ भी कह रहे हैं ऐसी तैसी तो बैठे हैं। तो ये अब अगले 15 दिन के अंदर अंदर या 20 दिन के अंदर अंदर ये भी मसले कुछ हल होंगे और फिर आप देखिएगा बयानबाजी जो है वो थोड़ी तब्दील होनी शुरू हो जाएगी। और ये जो मैंने कहा है कि ये जो इशारा हुआ है एक MNA की तरफ से कि जी हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो रिस्टोर कर दिया, बिल्कुल शकूर शाद की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। आप इशारा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, और वो क्या है? वो ये है कि एक पिटिशन आई थी सुप्रीम कोर्ट में जी, जब ये सबको जो कह रही थी कि ये जो 11 लोग छुट्टी कराई है ये तो सारे के सारे हमने रिज़ाइन कर दिए हैं, तो ये सिलेक्टिवली क्यों हो रहे हैं ये असेंबली में? बिल्कुल 125 इस्तीफों के ऊपर वो पिटिशन गई थी और वो गई थी कि जी हम तो रिज़ाइन कर चुके हैं। वो कहते पिक एंड चूज क्यों किया गया सबको कहा जाए कि जी ये स्पीकर साहब की जो फैसला है कासिम सूरी राजा साहब का, जो उनका फैसला है उसको माना जाए कि वो सही है, और राजा साहब का जो फैसला है परवेज़ साहब का, राजा परवेज़ साहब का, वो गलत है, ये चुन तो सबको रिस्टोर जो है वो हम सब घर चले गए। ये पिटिशन बिल्कुल आज की खबर है कि वो पिटिशन विड्रॉ हो गई है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई ने वो पिटिशन की थी, पीटीआई ने वो पिटिशन विड्रॉ कर ली है। विड्रॉ का ये मतलब है कि जो स्टेटस को था इससे पहले कि वो बरकरार हैं, हमने रिज़ाइन नहीं किया, जो राजा साहब की जो पोजीशन है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, हम सूरी साहब वाली जो बात है उसको ज़रा विड्रॉ करते हैं। तो इसका मतलब है कि पीटीआई भी अब तैयारी कर रही है कि अगर हमें वापस पार्लियामेंट जाना पड़ा केयरटेकर्स बनाने के लिए तो हमें तैयारी करनी चाहिए उसकी। ये ना हो कि हम बाहर बैठे हों और उधर से वो केयरटेकर्स भी ये लोग ही बना लें, फिर हमारे लिए और भी मसले बन जाएंगे। तो वो अपने ऑप्शंस, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये मोरे जो हैं, पैदे जो हैं, वो अपनी अपनी जगह पे आ रहे हैं और लोग अपने अपने प्रोटेक्शन के लिए दोनों सियासी जमातें मनूवरिंग कर रही हैं। और ज़्यादा मनूवरिंग इस वक्त खान साहब की पार्टी कर रही है, बिकॉज ये बहुत आगे निकल गए थे। अब इन्होंने वापस आना है, पार्लियामेंट भी आना है, अगर ज़रूरत पड़ी तो आएंगे, और इलेक्शन भी करवानी है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो यही इशू बना हुआ है। और अब आप अगर चाहें तो आप आज जो चीफ जस्टिस साहब ने जो कल बातें की हैं उससे भी ऐसे लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कोई सियासी किस्म के मसले शुरू हो गए हैं। अब हमें नहीं पता क्या एक्चुअल हालात है, मगर उन्होंने जो स्पीच में जो कहा है वी कैन डिस्कस दैट। मगर खान साहब लाडले नहीं हैं, अब कंडीशनल सारी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा। खान साहब को गेम के अंदर रखा जा रहा है और नवाज शरीफ साहब को गेम में वापस लाया जा रहा है, ये बात है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मौलाना फजल रहमान ने जो कहा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि एक्सटेंशन देने वाली पार्लियामेंट को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए, यानी वो कह रहे हैं कि लंबा रुकें, हम आए हैं। अच्छा, अब क्या बात है, देखिए एक्सटेंशन जो दी गई थी और अगर उसको एक्सटेंड और करना है 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, वो एक कानून के मुताबिक है। ये जो कानून बनता है या ऑर्डिनेंस बनता है वो अमेंडमेंट आइन की नहीं होती, वो एक कानून की अमेंडमेंट होती है, वो आम मेजॉरिटी के साथ पार्लियामेंट के अंदर हो जाती है। मगर अगर पार्लियामेंट की ज़िंदगी को आपने एक्सटेंड करना है फॉर वन रीज़न और अनदर, वो कानून के साथ नहीं है, वो आइन को अमेंड करना पड़ता है।
और आइन उसी सूरत में अमेंड हो सकती है कि अगर पीडीएम और इमरान खान दोनों इत्तेफाक करें और 2/3 के साथ कि आइन के अंदर कोई अमेंडमेंट्स करना चाहें जिसके साथ बहुत से मसले हल हो सकते हैं, जिनमें से एक ये भी है कि फिर अगर इलेक्शन के ऊपर भी बात करनी है और मुकमका करना है और आर्मी चीफ के ऊपर भी मुकमका करना है मिलजुल के, तो फिर पार्लियामेंट की जो ज़िंदगी है वो भी थोड़ी सी एक्सटेंड की जा सकती है ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड जो बननी है वो भी बने। क्योंकि देखिए ये हुकूमत जो है, पीडीएम की जो हुकूमत है, वो 1 साल के अंदर अंदर अभी भी अनपॉपुलर रहेगी, ये लोगों का ख्याल है, मेरा नहीं ख्याल मगर लोगों का ख्याल है। और तो जितनी देर के बाद इलेक्शन होती है उतनी देर इनको मौका मिल जाएगा कि अपने परफॉर्मेंस जो है वो इतना इम्प्रूव कर लें कि आवाम जो है उनकी हमदर्दियाँ फिर नून लीग और पीडीएम के लोगों की तरफ वापस आ जाएं। तो मौलाना का ये इशारा है कि जल्दी इलेक्शन सूट नहीं करती। अब ये मौलाना की तरफ से एक चाल आई है इस्टेब्लिशमेंट के लिए कि हम तो फिर चाहेंगे कि ये अगस्त में भी नहीं, वो भी अर्ली है। खान साहब कहते हैं जनवरी कराओ, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि जी अगस्त तक करके जाएंगे, और ये कह रहे हैं पूरी टर्म को एक्सटेंड करें, वो भी काफ़ी नहीं है। तो ये है नेगोशिएटिंग पोजीशंस, ये है नेगोशिएटिंग पोजीशंस। जब नेगोशिएशन होती है तो अगर आपने अपनी गाड़ी बेचनी है तो आप जाके मार्केट से पता करेंगे इसकी कीमत होएगी, वो कहेंगे जी ये 40 लाख की बिक जाएगी। तो उसी कहोगे अच्छा तो नवी गड्डी कितने दी हो, कहेंगे जी नवी जी है 80 लाख की है। अच्छा तो आप कहेंगे फिर ऐसा है कि हम 60 मांगते हैं, तो 40 तक खिंचांगे तो 40 मिल जाए तो ठीक है, फिर 40 लैंड वास्ते सानू 50-55 मंगना पड़ेगा। ये वही बात है। खान साहब कह रहे हैं जनवरी, इसका ये मतलब है आगे ही जाके बात तय होगी। वो कह रहे हैं अगस्त, और वो कह रहे हैं अगस्त से भी आगे, तो इसका ये मतलब है दरमियान में कहीं जाके कोई सेटलमेंट हो सकती है। डिमांड हमेशा ज़्यादा की जाती है, सेटलमेंट उससे कम पे होती है। सेटलमेंट वहाँ होती है जहाँ हर पार्टी जो है वो सब समझते हैं कि हमें कुछ मिल गया है। ये नहीं कि सारा फरवाई ले गई, कोई सेठी ने भी कुछ मिला है तो फरवा ने भी कुछ मिला है, उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा तो मुझे भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। उसके लिए दोनों डिमांड्स बड़े हाई करते हैं, फिर पीछे आते हैं। वो जो नीचे आते हैं उसमें वक्त लगता है, मीटिंग्स होती हैं, ब्रेक डाउन होता है, फिर वापस आते हैं। ये आपने देखा कितना अरसा लगा अमेरिकनों को तालिबान के साथ निगोशिएट करते और आखिर में आके वो भी नहीं हो सका उनसे। तो यहाँ भी ये निगोशिएशन मेरे मुताबिक बिहाइंड द सीन्स शुरू हो चुकी है और ये अब चलेगी कम से कम 1-1.5 महीना, ये 1 महीना चलेगी और 1.5 महीना भी हो सकता है, फिर जाके कोई सूरत नज़र आएगी। और ये खुफिया तौर पे ही होगी, ये ओपनली नहीं होगी और बिहाइंड द सीन्स होगी। और फिर जिस दिन इमरान खान पार्लियामेंट में चले गए तो आप समझिएगा कि वो हो गया सब कुछ, तय हो गया सब कुछ। तो फिर मैं और पार्लियामेंट के ज़रिए उसके ऊपर मोहर लगवानी है। तो अब अगर पार्लियामेंट में ये नहीं जाते, इसका मतलब है कि ब्रेक डाउन हो गया सब कुछ और खान साहब अब वापस धमकियों की तरफ आ रहे हैं। तो हमने देखना ये है कि ब्रेक थ्रू हो जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट करवा लेगी अगले 1.5 महीने के अंदर अंदर, महीने 1.5 में, या नहीं कर पाएगी, या खान साहब नहीं कुछ बात मानेंगे या पीडीएम नहीं कोई बात मानेगी, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को कोई और पत्ते चलने पड़ेंगे। ठीक है सेठी साहब, आपने कहा था कि नवंबर क्रूशल है, लेकिन नवंबर से पहले भी मामला बहुत ज़्यादा क्रूशल हैं। तो यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापसी पर मजीद तज्जिया हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सेठी साहब, एक और बहुत ही अहम मामला है और वो मामला ये है कि कल अदालती साल के आगाज़ में जो है वो एक खिताब हुआ। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने भी उस पर गुफ्तगू की, लेकिन चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर बातचीत की है। तो उसमें बहुत सारे वैसे तो मामला थे, केसेस की डिस्कशन की गई, पॉलिटिकल सिनेरियो सब कुछ, लेकिन एक चीज़ जो उन्होंने कहा वो ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस की तैनाती होनी है और ये मामला जो है वो ज़ेरे इल्तिवा है। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि वफाकी हुकूमत को उनका पंजाब हुकूमत वाला फ़ैसला पसंद नहीं आया, यानी यहाँ पर वो रेफ़र कर रहे हैं, वो गैर जानिबदार होने को रेफ़र कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जिसकी वजह से हुकूमती अहदेदारों ने जजेस की तैनाती के मामले पर खिलाफ वोट डाला। उन्होंने खुलकर अपना मौक़िफ़ यहाँ पर बयान कर दिया है और हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। अब ऐसे में ज़ाहिर बहुत सारे सवालात खड़े हो जाते हैं। फुल कोर्ट का मुतालबा किया गया था, वो बात नहीं मानी, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उसके खिलाफ इस वजह से इसके खिलाफ क्योंकि हमने बात की तो उन्होंने वोट दिया। आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, वो क्या बड़े सिंपल लफ्ज़ में वो ये कह रहे हैं
कि जब मामला था पंजाब हुकूमत के बारे में और डिप्टी स्पीकर की जो जजमेंट थी दोस्त मोहम्मद की, उसको जब 3 मेंबर बेंच ने ओवरटर्न किया तो उस वक़्त बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार और हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि फुल बेंच बनाया जाए। ये बहुत अहम मामला है, इसको फुल बेंच बनाया जाए। बेसिकली वो ये कह रहे थे कि ये 3 मेंबर बेंच जो है हमें इत्मीनान नहीं है इस पर, ये वो कह रहे थे। हमें ये बहुत अहम मामला है, इसको बड़ा पूरा फुल कोर्ट मतलब 5 या 7 बनाए जाएँ। फुल कोर्ट का बाय द वे ये नहीं मतलब होता कि 17 के 17 हों। फुल कोर्ट का ये मतलब होता है 5 से ज़्यादा 7 भी हो सकते हैं एंड सो, मगर ये 3 इज़ नॉट गुड इनफ। और उस वक़्त ये उनकी जो दरख्वास्त थी रिजेक्ट कर दी थी ये 3 मेंबर बेंच ने कि नहीं हम फुल कोर्ट नहीं बनाएंगे, हम ही सुनेंगे। और उसके बाद पंजाब हुकूमत, हमज़ा की हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट बार की जो रिक्वेस्ट थी उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया और इनको रिस्टोर कर दिया, उनकी छुट्टी हो गई। अच्छा, ये वहाँ पहले ही एक मसला था जो कि जिसकी वजह से ये डिमांड थी, वो ये था कि दोस्त मोहम्मद साहब ने जो बात जब की थी तो उन्होंने उस फैसले का हवाला दिया था जिसके तहत वो सूरी साहब का जो ऊपर फैसला आया था 63 वाला कि जी उसके तहत ये सारे जो हैं ये अब मसला हल हो गया और मैं उसका सहारा ले रहा हूँ। हालांकि उस वक़्त जब ये हुआ था तो वो पूरा फैसला अभी तक आया ही नहीं था, एक शॉर्ट ऑर्डर के ज़रिए आया था और वो दिन है और आज का दिन है, वो अभी तक ये 3 वो 5 मेंबर बेंच था, उसके 2 मेंबर्स जो थे उन्होंने इख्तलाफ किया था और 3 जो थे उन्होंने अपहोल्ड किया था। तो वो उसका 3 का जो फैसला अभी तक आया नहीं है और हालांकि उसके ऊपर एक फ़ैसला डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली ने भी कर दिया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको उड़ा के रख दिया। और बात यह है कि जिसका हवाला दिया जा रहा है, जिसका दोनों हवाला दे रहे हैं, उसका पूरा फैसला अभी तक नहीं आया, अभी तक आया ही नहीं। और इसी वजह से मेरा ख्याल है वो कह रहे थे कि फुल बेंच बनाया जाए। अब चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि उसका क्योंकि हमने इनकी बात नहीं मानी तो जब वक्त आया कि वो 5 जजेस बनाने थे सुप्रीम जुडिशल कमीशन ने जो ऐड करने थे सुप्रीम कोर्ट में, तो इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से फिर वो मामला वहाँ झगड़े हो गए और फिर मुलतवी करना पड़ गया। अब वो आगे चला गया, ठीक है। बिल्कुल। और हुकूमत ने और बार ने हमारा साथ नहीं दिया, क्योंकि देखिए वहाँ यही होता है कि हुकूमत और बार हमेशा हुकूमत की तरफ से अटर्नी जनरल साहब होते हैं और बार की तरफ से उनका होते हैं, और तो उनका ये कहना है कि इन्होंने सपोर्ट नहीं किया इसलिए फिर वो मामला तय नहीं हुआ। और इनको नाराज़गी ये है कि आज तक ऐसे नहीं हुआ, हमेशा सपोर्ट किया जाता है जो भी चीफ जस्टिस जो लोग डालना चाहता है और तो उनको आप ये कमीशन जुडिशल कमीशन के अंदर इत्तेफाक से होता है, इस दफ़ा नहीं हुआ और वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने हमें सपोर्ट नहीं किया और ये कह रहे हैं ये बुरी बात है। अच्छा, मैं सिर्फ इसमें एक बात करना चाहूँगा, चीफ जस्टिस साहब से मैं कह रहा हूँ कि मैं कमाल है कि आप ये बात कह रहे हैं, आपने जो 5 जजेस उठाए थे आपके अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इत्तेफाक नहीं था। जस्टिस फैज़ ईसा ने और एक और साहब थे जजेस ने, उन्होंने ऑलरेडी ऑब्जेक्शन रेज कर दिया था और बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन किया था। तो गवर्नमेंट होती या ना होती, जो डिवीज़न थी वो तो आपके अंदर थी। तो आप अपने घर में मेहरबानी करके देखें वहाँ क्या हो रहा है और ये गवर्नमेंट के ऊपर मत डालें। और अब मैं आपको बता दूँ जो मेरी चिड़िया की खबर है, वो क्या है? वो ये है कि ये चीफ जस्टिस साहब ने जो बात की है सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस को पसंद नहीं आई, बहुत से जजेस हैं उनको ये बात पसंद नहीं आई और मेरा ख्याल है कि और भी डिविजन्स अब सुप्रीम कोर्ट में होंगी। वहाँ ये है कि ये क्या इन्होंने बात कर दी है, ये बात पसंद नहीं की गई चीफ जस्टिस साहब की। ये चीफ जस्टिस साहब की बात हुकूमत नापसंद करे, बार नापसंद करे, मगर आपके अगर फेलो ब्रदर जजेस जो हैं वो आपकी ये बात नहीं पसंद कर रहे तो फिर इसका मतलब है वो डिवीज़न बढ़ जाएगी। तो इससे तो मामला और ज़ेर इल्तवा तो मैं ये समझता हूँ कि ये गैर मुनासिब बात की चीफ जस्टिस साहब ने, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। ही शुड हैव स्वॉलोड हिज प्राइड एंड यूनाइटेड हिज कोर्ट एंड डन द फेयर थिंग। ये पैकिंग, इसके ऊपर इल्ज़ाम यही था ना, यू आर पैकिंग द कोर्ट, जिसके जो भी मतलब होता है वो आप समझते हैं। हालांकि मैं नहीं समझता कि ही इज़ अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी। आज का जो तज्जिया था वो यकीनन हमारे देखने वालों ने और सुनने वालों ने बड़ा गौर व गौस किया होगा उस चीज़ पे, क्योंकि बहुत सारे मामला थे जिस पर सिटी साहब ने रोशनी डाली है। बहरहाल फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फरवा वहीद को नजम सिटी शो से इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।